मुश्किलों की इरादों के आगे औकात क्या होगी। मुश्किलों की इरादों के आगे औकात क्या होगी। वो बंदे मर गए जिंदे फिर उनकी बात क्या होगी। जो बंदे मर गए जिंदे ही उनकी बात क्या होगी। जीवन सूर्य चमकाया जिन्होंने अपनी मेहनत से। जीवन सूर्य चमकाया जिन्होंने अपने कर्मों से। उन कर्मवीरों के जीवन में अंधेरी रात क्या होगी। ऐसे कर्मवीरों के जीवन में कभी अंधेरी रात नहीं होती। मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में अपने स्वरचित मुक्तक के साथ स्वागत करता हूं। और आपके द्वारा दिए जा रहे प्रेम, स्नेह और सम्मान के लिए मैं आप सभी का हृदय तल की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को साधुवाद देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग मेहनत करते हैं, जिनके इरादे बुलंद होते हैं, जिनका निश्चय दृढ़ होता है, वो अपनी मंजिल जरूर पाते हैं। बाधाएं चाहे लाख आए, बाधाएं जितनी बड़ी बाधा होगी ना, उतना बड़ा उत्साह होगा। जितनी बड़ी बाधा उतना बड़ा वीरोत्साह। ये ध्यान रखें, बाधाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। बाधाएं व्यक्ति के जीवन का हिस्सा हैं और जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसके लिए उतनी बड़ी बाधाएं आती हैं। अगर आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो आप निश्चित मानिए कि आप उन्हें दूर करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए आपके जीवन में ये बाधाएं आ रही हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं अपन आज की अपनी वीडियो के लिए। सबसे पहले ध्यान रखें कि वो व्यक्ति जिनके इरादे बुलंद होते हैं, जिनके हौसले बुलंद होते हैं, जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, उनको बाधाएं कभी उनके जीवन में उनके लक्ष्य से रोक नहीं पाती, लक्ष्य प्राप्ति से उन्हें रोक नहीं पाती, उन्हें उनके मार्ग से भटका नहीं पाती। और इस संसार में इतिहास गवाह है, जिन्होंने अपने कर्मों से, अपने परिश्रम से इन मुश्किलों को हराया है। आज अखबार उन्हीं के नामों से भरे पड़े हैं। आज पुस्तकों में आप उन्हीं को पढ़ रहे हैं। वो लोग अमर हो गए हैं, तो आप क्यों नहीं पा सकते? कुछ भी कर सकते हैं। मेरे रीट के अभ्यर्थियों, मेरे समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों, मेरे प्रत्येक दर्शक से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि बाधाओं से रुकना नहीं, घबराना नहीं, झुकना नहीं। और जो व्यक्ति अपने परिश्रम से खुद अपने जीवन का निर्माण करते हैं, उनके जीवन में कभी भी निराशा रूपी रात्रि का आगमन नहीं होता। वो कभी निराश नहीं होते। उनके जीवन में कभी भी दुख रूपी अंधेरा आता ही नहीं। दुख क्या चीज होती है ये नहीं जानते। ये किस चिड़िया का नाम है ये नहीं जानते। जैसा कि आप जानते हैं, इम्पॉसिबल नाम की चीज इनके यहाँ कोई शब्द ही नहीं होता इनकी डिक्शनरी में। इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल को भी आई एम पॉसिबल में परिवर्तित कर लेते हैं। ये पॉजिटिव थिंक रखते हैं। तो आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं आप पॉजिटिव थिंक के साथ अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। इरादे बुलंद रखिए, हौसले बुलंद रखिए। मुश्किलें और बाधाएं आपका कुछ नहीं रोक सकती और जुट जाइए अपनी जीत के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, संधि। जो आज का हमारा प्रकरण है। पहली वीडियो में मैंने आपको संधि की परिभाषा, संधि और संयोग में अंतर बताया और संधि के प्रकारों पर प्रकाश डाला कि संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे स्वर संधि की। किसकी बात करेंगे? स्वर संधि की। ठीक है, स्वर संधि। संधि का एक प्रकार है स्वर संधि। ठीक है, अब देखिए, संधि तो आप जानते ही हैं। संधि माने मेल, है ना? वो मेल जिससे ध्वनि में विकार उत्पन्न हो, जिससे वर्णों का वह मेल, है ना? 2 वर्णों का वह मेल जिससे उसके रूप में परिवर्तन आ जाए, ध्वनि में परिवर्तन आ जाए, उसे हम संधि कहते हैं। अब ये संधि किसके बीच हो? ये संधि अगर किसके बीच हो? केवल स्वर के बीच में। किसके बीच में हो? स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है प्यारे साथियों? स्वरों की संख्या है 11। मैंने पिछली वीडियो में आपको लिख के भी बताए थे। अ, आ, ए, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 हमारे स्वर हैं।
ठीक है। कौन कौन से हैं? 11 स्वर हैं, जिनमें मूल स्वर दो प्रकार के हैं बेटा। तो मूल स्वर जो है वो है 4, अ, ए, ओ और रे। ठीक है, ये मूल स्वर है हमारे। फिर इसके बाद हमारे आते हैं संयुक्त स्वर, संधि स्वर। ठीक है, मूल स्वर है, टोटल स्वर हमारे 11 हैं। इनमें से एक तो है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। ठीक है, संधि स्वर। संधि स्वरों में कौन कौन से हैं? ये भी 2 प्रकार के हैं बेटा। संधि स्वर भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। ठीक है, एक है क में ले लो आप संयुक्त, यहां से ले लो। संधि स्वर 2 प्रकार के हैं, संयुक्त स्वर, ठीक है, और दूसरे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं आ, ई और उ। ठीक है, संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, और ये बड़ा री भी आता है। ठीक है, लेकिन हिंदी में इसका कोई प्रयोग नहीं होता, ये डबल री। ठीक है, ये भी आता है। ये भी आता है। और संयुक्त स्वरों में आता है आपका ए, ओ और अ। ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके। तो स्वर संख्या कुल कितनी है? 11। इसमें मूल स्वर कितने हैं? अ, ए, उ, री। और संधि स्वर कितने हैं? 7, जिनमें दीर्घ स्वर है 3, क्योंकि सभी को हटा दो, आपको भ्रम हो जाएगा। आ, ई, उ, इनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये है संयुक्त स्वर ए, ओ, औ। इस प्रकार हमारे स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11 हुई। ठीक है, इनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। मूल स्वरों को क्या कहते हैं? हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। मात्रा काल के आधार पर स्वरों का जब हम विभाजन करते हैं तो, है ना, ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत, कई जगह पर प्लुत बताया गया, लेकिन हिंदी में प्लुत नहीं होता है। हिंदी में केवल कितने प्रकार होते हैं? ह्रस्व और दीर्घ। तो अ, ए, उ, री ह्रस्व है, और ये जो है आ, ई, उ, ये इनके दीर्घ रूप है। और ये संयुक्त स्वर है ना, इनको भी दीर्घ में ही गणना कर लेते हैं तब। लेकिन फिलहाल हमें बात करनी है, ये मूल स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, और ये हमारे संयुक्त स्वर हैं स्वरों का। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो स्वरों के ये प्रकार हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार। ठीक है, तो स्वर 11 होते हैं बेटा। और ये क्या कह रहा है कि स्वर संधि, तो संधि किसमें होगी? स्वरों के मध्य होगी। किसके मध्य होगी? स्वरों के मध्य होगी। किसके मध्य संधि होगी? स्वरों के मध्य। ठीक है, स्वर संधि में क्या होगा? 2 वर्ण जो मिलेंगे वो कौन होंगे? वो दोनों वर्ण स्वर होंगे। क्या होंगे? स्वर होंगे। इधर भी स्वर होगा, इधर भी स्वर होगा। तो दोनों ही वर्ण जो मिलने वाले वर्ण होंगे वो क्या होंगे? स्वर। तो जब 2 स्वर वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाला विकार। अब जब 2 स्वर मिलेंगे तो विकार किस में आएगा? स्वर में ही आएगा। सिंपल सी बात है, सामान्य सी बात है, समझने की बात है कि अगर इधर भी क्या है? स्वर है, जैसे अ, और इधर भी स्वर है जैसे ई, तो दोनों में से विकार आएगा, चाहे इसमें आए और चाहे इसमें आए। अ में आए चाहे ई में आएगा तो स्वर में ही ना। कोई सा भी रूप बदलते अपना, बदलेगा तो यही स्वर में ही परिवर्तन होगा। तो ये क्या कहलाएगा? जब 2 स्वरों के मिलने से, 2 स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। सिंपल सी बात है। 2 स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को, उत्पन्न परिवर्तन को, 2 स्वरों के परस्पर मेल से ध्वनि में जो परिवर्तन आता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब 2 जाट लड़ रहे हो, इधर भी लड़ने वाला जाट, इधर भी लड़ने वाला जाट, तो बताओ हानि किसकी होगी? नुकसान किसका होगा? कोई सा भी मरे, किसी के भी हाथ पैर टूटे, किसकी नुकसान होगा? जाट का ही होगा।
दो पंडित लड़ रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो नुकसान किसका होगा? कोई से भी पंडित का ही होगा। अगर दो ठाकुर लड़ रहे हैं तो किसका होगा? दोनों में से किसी एक ठाकुर का ही होगा। कोई भी एनीबॉडी, अगर दो सेम है, इक्वल है, तो एक का होगा। ऐसे जब इधर भी स्वर है इधर भी स्वर है, जब दोनों मिलेंगे परस्पर और मिलने से संधि होगी तभी जब रूप परिवर्तित होगा, जब विकार होगा। तो अ और ई जब दोनों मिले, यानी दोनों ही स्वर है, अ भी है और ई भी है। अब इनमें से किसी का भी रूप परिवर्तित हो जाए या दोनों का हो सकता है, ऐसा थोड़ी है झगड़े में एक ही पिटेगा दूसरा नहीं। हाँ, दोनों में जब झगड़ा हो रहा है या दोनों में जब मिल रहे हैं तो रूप दोनों के भी परिवर्तित हो सकते हैं और एक के भी हो सकता है। एक का होगा तो भी स्वर का होगा, दोनों का होगा तो भी स्वर का होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि दो स्वरों के, इसकी परिभाषा क्या होगी स्वर संधि की? दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो इसमें इधर भी स्वर होगा और इधर भी क्या होगा? स्वर होगा, और ये दोनों मिलाकर अपना नया रूप धारण कर लेंगे कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसी को देख लीजिए आप, अपन ने स्वर संधि का एक उदाहरण ले लो। जैसे अपन ने यही लिख दिया है, तो अपन ने लिख दिया गण। अब ण में लास्ट वर्ण देखिए आप, ण में क्या है? अ स्वर बोल रहा है, अ तो होता ही है, तो अ को निकाल दो, हलंत लगा दो तो अ निकल जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो गण और प्लस नहीं, इस पे आप लिखिए यहां पे आप लिखिए देव प्लस इंद्र। ठीक है, क्या लिखिए? देव प्लस इंद्र। अब यहां व में क्या है? अगर अपन निकाले व में तो व प्लस अ, ये आ गया। और इंद्र में क्या आ रहा है? पहले ई, तो अ और ई मिलके क्या हो जाएंगे? दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। और बाद में अब ए कहां जाएगा? वा में जुड़ जाएगा भाई। अ प्लस ई मिलके क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ए कहां मिलेगा? इसमें स्वर कहां चढ़ेगा? वा पे चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? दे, और वा पे ए को चढ़ा दो तो वे। ई तो इसमें से जा चुका है, तो बचा क्या? ना आधा और द्र, क्या बन गया? देवेंद्र। तो अब देखिए किसमें परिवर्तन हुआ? स्वर में परिवर्तन हुआ। रूप किसका परिवर्तित हुआ? स्वर का परिवर्तित हुआ। तो इस प्रकार रूप परिवर्तन हुआ किसका? स्वर का। तो ये संधि कौन सी कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि की परिभाषा मैंने आपको बता दी। स्वर संधि क्या है? जब दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे नंबर 1 दीर्घ संधि। नंबर 1 दीर्घ संधि, जैसा कि इसका नाम से आपको ज्ञात हो रहा हो, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि मतलब इसका नाम है दीर्घ। दीर्घ माने बड़ा। अभी मैंने बताया ह्रस्व स्वर, मूल स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर अलग होते हैं। ठीक है ना? तो मैंने अभी आपको बताया दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। तो ये कह रहा है दीर्घ संधि। संधि होगी तो इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अगर यहाँ संधि होगी स्वरों में तो यहाँ क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, है ना? तो ये कहता है अक सवर्णे च दीर्घः, अक सवर्णे च दीर्घः। आप ये समझ लीजिए। देखिए यदि अ, ऐसे समझिए, आप संस्कृत को छोड़िए, हिंदी में पढ़ रहे हैं। अ या आ, कोई सा भी हो, इधर इधर इस साइड में, ठीक है, और प्लस इस साइड में कोई सा भी हो, अ या आ। ठीक है, अ या आ के बाद अ या आए, तो इनको कहते हैं समान वर्ण या सजातीय वर्ण। क्या कहेंगे इनको? समान वर्ण या सजातीय वर्ण। ठीक है, देखिए एक जैसी बनावट है, सजाती है। ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, तो इनको सजातीय स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। ऐसे ही इधर ई आए या इधर ई आए, ए या ई, और प्लस इधर भी ए या ई, कोई सा भी आए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इधर अ या आ आए और इसके बाद पूर्व में, ठीक है, पूर्व में आ या आए और उसके बाद में भी आ या आए,
तो क्या हो जाएगा, हर कंडीशन में कोई सा भी हो आई होगा। इधर ए आई आए और इसके पश्चात पूर्व में ए आई स्वर आए और उसके पश्चात भी क्या हो ए आई आए, तो क्या होगा दीर्घ ई ही होगा। क्या होगा, दीर्घ ई ही होगा। इधर उ अथवा ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ आए, इधर भी ह्रस्व उ आए अथवा दीर्घ उ आए, दोनों मिलकर क्या होंगे प्यारे साथियों, दीर्घ उ में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है। और इधर री कोई सी भी, अब हमारे यहाँ री का ऐसा कोई उदाहरण नहीं हिंदी में कि अपन क्योंकि बड़ी री का कोई प्रयोग ही नहीं करते हिंदी में, बड़ी री का दीर्घ जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की री का कोई हिंदी में उदाहरण देखने को नहीं मिलता, पर फिर भी हम पढ़ा देते हैं इसको। समझ में आया ना। तो अब आया देखिए कि किसी भी सजातीय, ठीक है, ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के पश्चात, इसको हम ऐसे बोलते हैं, किसी भी ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के पश्चात उसका सजातीय स्वर आता है। किसी भी ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के पश्चात उसका ह्रस्व अथवा दीर्घ सजातीय स्वर आता है तो वह अपने ही दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। यह दीर्घ संधि का नियम है। क्या कहता है, किसी भी ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के पश्चात उसका सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आता है तो वह अपने ही सजातीय यानी अपने ही दीर्घ में, जाति का एक ही है ना ये, तो अपने ही दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ गया होगा, ये परिभाषा है इसकी। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अपने तैयार कर सकते हैं कि जब किसी ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के पश्चात उसका सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आता है तो वह अपने ही, है ना, दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। यह दीर्घ संधि की परिभाषा है। समझ में आ गया। अब इसके उदाहरणों से अपन बात करते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्या करते हैं, उदाहरण देखते हैं। शुरू करें। जैसे देखिए ऐसे बना लीजिए आप, अ के बाद यदि अ आया तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अगर आप अ के बाद क्या लाते हैं, आ लाते हैं, तब भी आ हो जाएगा। अगर आप आ के बाद अ लाते हैं इधर पश्चात में तो भी आ हो जाएगा। और इधर आ है दीर्घ और इधर भी आ है दीर्घ तो भी दीर्घ ही होगा। ये देखिए इस प्रकार आपका हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में क्या होगा, दीर्घ ही होगा। ठीक है, जैसे अपन इसको देखते हैं, इस उदाहरण को देखते हैं शुरुआत में। देखिए ये कह रहा है दीप। क्या कह रहा है, दीप। ठीक है, प्लस अंकुर। क्या कह रहा है ये, अंकुर। ठीक है, दीप प्लस अंकुर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दीपांकुर। दीपांकुर कैसे हुआ, सबसे बड़ा फंडा ये आता है, हुआ कैसे। तो देखो जब हमें ये चीज समझ में नहीं आए तो एक बार समझने के लिए मैं आपको बता दूं, इस दीप शब्द को तोड़ो बेटा, तो द प्लस ई प्लस प प्लस अ, ये आप बिल्कुल वर्ण पे पहुंच गए। ये क्या है, सभी वर्ण है। ठीक है, तो द प्लस ई प्लस प प्लस अ, हमने इनको क्या किया, इतना विभाजित किया, इतना तोड़ा कि ये बिल्कुल अपने अंतिम स्टेज पे पहुंच गए। अब यहां से ज्यादा आप इसे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो यहां हो गया दीप, दीप का ये हो गया वर्ण विभाजन। अब अंकुर के बाद देखिए ये हो गया अंग, ये हो गया क प्लस उ प्लस र। ठीक है, ये आप बिल्कुल वर्ण वाली पोजीशन पे पहुंच गए। अब इससे ज्यादा आप इसको तोड़ नहीं सकते बेटा। ठीक है, अब देखो यहां दो स्वर कहां नजर आ रहे हैं आपको, लगातार देखो, यहां व्यंजन है, यहां स्वर है, यहां व्यंजन है, यहां स्वर है, यहां स्वर है, यहां व्यंजन है, यहां स्वर है, यहां व्यंजन है, यहां स्वर है। तो कहां नजर आ रहे हैं, देखो यहां भी स्वर है और यहां भी स्वर है, यहां भी स्वर है और यहां भी स्वर है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। ह्रस्व अ और ह्रस्व अ, ऊपर तो अनुस्वार लग रहा है ना, ह्रस्व और ह्रस्व
मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो जैसे ये दोनों मिलकर क्या हो गए, आ हुए, दोनों मिलकर आ हुए, तो अब इनका तो गोला खत्म, ये तो आ हो गया ना। अब ये आ कहां लगेगा, पा में लगेगा। तो द प्लस ई बराबर दी, और प में आ लगा दिया तो पा, दीपा। और यहां क्या बचा, ये अनुस्वार, अनुस्वार यहां ले लिया हमने ऊपर। और फिर क प्लस उ बराबर क्या बचा, कु, और र प्लस अ बराबर र। तो ये क्या हो गया, दीपांकुर। आ गया समझ में, ठीक है। ऐसे ही इसका देखें, ये कह रहा है नव प्लस आगत, क्या कह रहा है ये, नव प्लस आगत। इधर व में क्या स्वर नजर आ रहा है आपको, हलंत लगा के देख लो आप, तो यहीं पे निकाल लो बस, वाह का निकाल लो, सारा मत निकालो। नव में क्या निकल के आ रहा है, अ, व में क्या लग के आ रहा है, अ, आगत में क्या आ रहा है, आ। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे, दोनों मिलकर आ हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आ कहां लगेगा, ये आ लगेगा वा में, वा में लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा, और ये यहां से हट जाएगा, बचेगा गत। तो न और वा में लगा दो आ, तो नवा, और ये गत, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज और मजे की समझा दूं। कुछ लोग कहते हैं मिलकर हो जाता है, मैं भी अभी आपसे कह रहा था मिलकर हो जाता है। मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा दूं, मिलकर केवल प्यारे साथियों यहीं पे होता है ना। दो और दो मिलकर चार होते हैं, और दो और चार मिलकर कभी चार नहीं होते। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दो छोटे छोटे भाई हैं, हम दो छोटे छोटे भाई हैं, है ना। दो 14-14 साल के दो बच्चे हैं, लड़के हैं, मिलकर भाई साहब, या 13-13, 12-12 साल के दो बच्चे हैं, मिलकर भाई साहब एक 25 साल के आदमी को पटक लेंगे, मारेंगे, क्योंकि दो मिलकर एक के बराबर हो जाते हैं। ये होता है मिलना, समझ में आया ना। तो दो मिलकर एक के बराबर हो जाते हैं, तो दो छोटे छोटे मिलते हैं और बड़ा हो जाता है, बड़े के बराबर हो जाते हैं। लेकिन इससे आगे मिलना नहीं होता। इससे आगे क्या होता है, हमारे यहाँ की संस्कृति है, संस्कार है, कि जब हमसे कोई बड़ा मिल जाता है, हमसे कोई बड़ा आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, स्थान छोड़ देते हैं, कुर्सी छोड़ देते हैं, खला देते हैं, है ना। हमारे पिताजी आ जाए, भाई साहब आ जाए बड़े, या कोई और बड़ा व्यक्ति हमसे उम्र में, पद में, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए स्थान खाली कर देते हैं। तो इधर छोटा आ है और इधर बड़ा आ है, तो क्या होगा, ये छोटा अपना स्थान छोड़ देता है, भाग जाता है शर्म के मारे, और अकेला आ बड़ा वाला जो रह जाता है, तो यहां से ये गायब हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, छोटे को गायब कर दो, बड़े को जोड़ दो, ठीक है। और जब दो बब्बर शेर बराबर के पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं, तो एक ही जीतता है, एक हारता है, जो हारता है वो भाग जाता है, ठीक है, एक रह जाता है। ये तो दो छोटे बड़े में एक स्थान छोड़ देगा, दूसरा क्या है, बहुत सिंपल है बेटा, दीर्घ संधि। अब इसको समझ लो आप। जैसे अभी हमने कहा नवागत, क्या कहा हमने, नव प्लस आगत। ये नवागत कैसे हुआ, इस व के अ को निकाल के भगा दो, ह्रस्व स्वर अ निकल रहा है, उसे भगा दो, तो क्या हो जाएगा, नवागत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये क्या कह रहा है, विद्या, क्या कह रहा है, विद्या। कौन सा स्वर नजर के आ रहा है आपको, या में से अगर हम हलंत लगा दें तो क्या निकल के आया, आ निकल के आया ना। और इधर कह रहा है अर्थी, क्या कह रहा है, अर्थी। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। मैंने कहा इसमें बड़ा आ रहा है, इसमें छोटा आ रहा है, छोटे को क्या करना है, अपना स्थान छोड़ना है। क्या करना है, अपना स्थान छोड़ना है। स्थान छोड़ना है तो बना दो, विद्या को तो ज्यों का त्यों लिखा रहने दो, ठीक है, विद्या को ज्यों का त्यों लिखा रहने दो। बड़ा स्वर दिखाई दे रहा है आपको, और अर्थी में छोटा दिखाई दे रहा है, तो बड़े के सामने छोटा टिकेगा नहीं। बड़ा पहलवान लड़ रहा हो तो छोटे थप्पड़ में मार लेगा कि नहीं मार लेगा, तो छोटा कहां टिकेगा, हार के भागना ही पड़ेगा उसे मैदान छोड़ के। तो ये मैदान छोड़ के भाग गया, तो अर्थी का अ आपने क्या कर दिया, गायब कर दिया। अब मान के चलो अर्थी का अ गायब कर दिया, तो क्या बचा, पृथ्वी, थी बचा, तो थी को ऐसे जोड़ दो, तो क्या बन गया, विद्यार्थी बन गया। बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, विद्यार्थी, ठीक है। ऐसे अगर आपको फिर और समझना है तो एक और उदाहरण ले लो। ये कह रहा है परम, नहीं, इसको नहीं, इसको आप लीजिए दूसरी तरह, आगार, ये इसका है,
विद्या प्लस आलय, ठीक है। अब क्या करना है, किसी एक को भगा दो आप, विद्या प्लस आलय, तो इसमें से बाद वाले आ को भगा दो, एक शेर को जिताना है, एक को हराना है, तो क्या हो जाएगा विद्या, और इस आलय को आप गायब कर दो, हटा दो, आ को हटा दो आलय के को, एक आ को भगाना, एक पहलवान तो हारेगा ना, उसको हटा दो, एक को पीछे वाले को हटा दो, ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। तो विद्या प्लस आलय में से आ हटा दिया तो क्या बचा, लय बचा, तो हो गया विद्यालय, लय को इसमें जोड़ दो, हो गई, सिंपल सा फंडा है, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। समझ में आ रहा है, ठीक है। और जैसे आपको फिर दोबारा समझा दूं, छोटे छोटे मिलकर बड़े होते हैं, है ना। इसका और उदाहरण देख लो इधर, गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, या अवली लिख लो, अवली, तो क्या हो जाएगा गीत प्लस अवली। अब ये अ और ये अ, त में क्या बोल रहा है, गीत अ, और अवली अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बराबर गीतावली, क्या हो जाएगा गीतावली, ठीक है। अब ये कह रहा है दूसरा मुक्त, क्या कह रहा है, मुक्त प्लस आत्मा, तो क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा आ गया ना, तो इस ता का छोटा जो अ हटा दो, यहां से निकाल दो, इसको अलग कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया ये मुक्त, मुक्त में से अ निकाल दिया तो मुक्त प्लस आत्मा, इस आ को इसमें जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा मुक्तात्मा, ठीक है। इसको बना रहने दो इसमें। अब ये क्या कह रहा है, महा प्लस ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। और अब इसके बाद हमें क्या लेना है, छोटा लेना है, ठीक है। तो अब इस पे ले लीजिए महा प्लस अनुभाव, क्या लिया आपने, अनुभाव। अब देखो महा प्लस अनुभाव, तो यहां पे क्या हुआ, मैंने कहा एक बड़ा एक छोटा है, तो छोटे वाले को सीट खाली करनी पड़ेगी, छोड़ के मैदान भागना पड़ेगा, तो इस अ को हटा दो, अनुभाव के अ को हटा दो और ज्यों का त्यों जोड़ के लिख दो महा, तो ज्यों का त्यों है, अनुभाव का अ हटा दिया तो क्या बचा नु भाव, तो क्या हो गया महानुभाव, ठीक है। अब इसको देख लो, जैसे इसको आप देखें, महा, अब इसमें बड़ा है और इसमें आत्मा, आत्मा, अब देखो महा तो बड़ा रहने दो, ज्यों का त्यों है, इसमें तो दीर्घ स्वर आपको दिखाई दे ही रहा है, महा आ ये तो दिखाई दे ही रहा है। अब इस आत्मा के आ को गायब कर दो तो क्या बचेगा त्मा, क्या बचेगा त्मा, इसको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा महात्मा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करता हूं। आगे देखिए फटाफट फटाफट, इसी प्रकार अभी हम आगे और देखते हैं कुछ और उदाहरण ई के और ऊ के, समय लंबी हो जाती है फिर। अब देखिए इधर, देखिए इधर ये छोटी छोटी बराबर क्या हो जाएगा दीर्घ, हिरस्व प्लस हिरस्व बराबर दीर्घ, इधर हिरस्व ई, इधर दीर्घ ई बराबर दीर्घ, इधर दीर्घ ई, इधर हिरस्व ई बराबर दीर्घ, इधर दीर्घ ई और इधर भी दीर्घ ई बराबर दीर्घ, ठीक है। ये फार्मूला है हमारा। अब इसी पे अपन काम करते हैं। जैसे देखिए ये क्या कह रहा है कवि, अच्छा बताइए वा में कौन सी है, वा में अगर स्वर निकाले तो वह प्लस ई आ गया ना, छोटी हिरस्व, वह प्लस ई कवि, और फिर इधर हमने रख दिया इंद्र, क्या रख दिया इंद्र, तो ई के बाद क्या आ रहा है ई, इस इंद्र का ई भी ऊपर ले लो, तो ई के बाद क्या हो गया ई,
तो बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ई। और जैसे यहाँ दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाएगा तो ये किस में मिलेगा, वा में मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, पहले क को लिख लो और वा की पहले छोटी ई अपन ने निकाल ली थी, ठीक है, इंद्र की छोटी इधर ले ली थी और दोनों को मिला के बड़ी ई कर दिया। तो बड़ी ई कहाँ मिलेगा, पहले वा में मिलेगा। तो वा क्या हो जाएगा, कवि, और बचा था निंद्र, तो निंद्र। तो क्या हो जाएगा, कविंद्र। क्या हो जाएगा, कविंद्र। अच्छा ऐसे ही देखिए इसको, ये कह रहा है मुनि प्लस ईश, ठीक है। अब इस मुनि की छोटी ई को निकाल दो, क्या निकाल दो, मुनि की छोटी ई को, न में से क्या निकाल दी, ई निकाल दी। और बाद में क्या है, ईश, ईश को जो कहते हो रहने दो, क्या दिक्कत है। तो जब ना में से ई निकल गई तो क्या, ना खाली रह गया ना, ऐसा रह गया, मुन हलंत वाला रह गया मान के चलो। अब इसमें जब हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी मुनि, और फिर क्या है, शाह को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, मुनीश, ठीक है। अब ऐसे इसको देखो, तीसरा जो है ये कह रहा है हमारा मही। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, बड़ी ई दिख रही है, दीर्घ ई दिखाई दे रही है, और इसमें हम जोड़ देंगे छोटी इंद्र। अब इंद्र में आप देखिए, इंद्र में आप देखिए, इस छोटी ई को आप गायब कर दो, बाद वाली ह्रस्व ई को गायब कर दो तो क्या हो जाएगा, मही। मही को तो जो का त्यों रहने दो, और इस ई को गायब कर दो और जोड़ के लिख दो जो का त्यों। कोई दिक्कत है क्या, देखो न आधा और द्र पूरा, तो क्या हो जाएगा, महींद्र, सचींद्र, कपींद्र, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। कपींद्र नहीं होगा, कपींद्र यहाँ होगा, कपि प्लस इंद्र, कपींद्र, है ना। और महेंद्र, ऐसे यहाँ पे देखिए ये कह रहा है सती, देखिए बड़ी ई आ गई और इसमें हो गया ईश, ईश हो गया, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है। तो इस बड़ी बात पीछे वाली दीर्घ ई को गायब कर दो आप एक को, तो क्या हो जाएगा, सती को तो जो क्या आप लिख दो और इस ई को गायब कर दो, बचा श, तो जो का क्यों लिख दो, तो क्या हो जाएगा, सतीश। क्या हो जाएगा, सतीश। समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, ऐसे देखिए उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे लघु, अब लघु घा में क्या दिखाई दे रहा है आपको, छोटा उ नजर आ रहा है, ठीक है। घा को अगर अपन लिखे ऐसे तो घ प्लस उ, है ना। लघु तो ऐसे ही रखा रहने दो, लघु प्लस उत्तम, ठीक है। अब उ के बाद क्या फिर आ गया, उ आ गया, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ह्रस्व हो जाएंगे। ह्रस्व मिलकर दोनों क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, सॉरी, दोनों ह्रस्व मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। तो दीर्घ कहाँ लगेगा, घा में लगेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ल और घा में लगा दिया दीर्घ स्वर, तो लघु, पहले लघु था अब क्या हो गया, लघु, और बचा था तम, तो तम जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन ह्रस्व उ के बाद अगर बड़ा दीर्घ उ जिसे हम कहते हैं वो लगा के देखें तो भी क्या होगा, दीर्घ उ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आएगा आपको। तो देखिए इसमें ये क्या कह रहा है कि सिंधु, छोटा उ है, इसमें भी सिंधु, इधर ह्रस्व है, धामे से अगर अपन निकाल दें तो क्या हो जाएगा, धामे से अगर निकाल देंगे तो छोटा उ आ रहा है। इधर हमने लिख दिया ऊर्मी, हमने क्या लिख दिया, ऊर्मी। अब इधर क्या आ रहा है, बड़ा उ आ रहा है, तो छोटे को गायब कर दो ना, मैंने अभी कहा इस वाले को गायब कर दो। अब बचेगा कौन सा, ये बड़ा वाला, तो बड़े को इसमें जोड़ देना धामे, है ना। तो सिन, अब देखिए इस धामे हमने छोटा जो था वो गायब कर दिया और बाद वाला जोड़ दिया, तो क्या हो गया, सिंधूर्मी। क्या हो गया, सिंधूर्मी, है ना। अब ऐसे ही इधर हमने क्या रख दिया, बड़ा रख दिया, इधर रख दिया छोटा, यानी इधर दीर्घ इधर है ह्रस्व, तब भी ये दीर्घ होगा प्यारे साथियों, तब भी ये दीर्घ होगा। इस स्थिति से आप देखें तो भी क्या होगा, भू। अब भू में देखिए कौन सा है, बड़ा है ना, दीर्घ उ है, और इधर रख दिया हमने ऊपर, क्या रख दिया, ऊपरी। अब इस ऊपरी का क्या कर दो, उ गायब कर दो,
अब ऊ को, छोटे ऊ को गायब करके देखो तो क्या रह गया, भू को तो ज्यों का त्यों रख दो और छोटा ऊ गायब कर दिया तो क्या बचा, परे। परे को ज्यों का त्यों लिख दो तो क्या हो गया, भूपरे। और यहाँ पे लिख दिया अपन ने दीर्घ ऊ और यहाँ भी लिख दिया दीर्घ ऊ, तो भी क्या होगा, दीर्घ ऊ होगा क्योंकि एक को मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा भू और यहाँ पे लिखा ऊष्मा, क्या लिखा, ऊष्मा। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए भू, भू को तो आप ज्यों का त्यों ही लिखो, ज्यों का त्यों लिख दिया और ऊष्मा का ऊ हटा दो, क्या हटा दो, ऊ हटा दो तो क्या बचेगा, ष्मा। तो क्या हो गया, भूष्मा। समझ में आ गया, एक हटा दो बस, पहले वाले को जोड़ना होता है, बाकी तो फिर एक को हटाते चलो और दूसरे को मिलाते चलो, सीधा सिंपल सा फंडा है। और अब आ जाए री का। री का आपके पास एक ही उदाहरण है, री प्लस री बराबर बड़ा री, ठीक है, ये दीर्घ री हो जाता है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता पर मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। ये कह रहा है पितरी, ठीक है, इस तरह में से अगर हम निकाल दें तो ता प्लस री निकल के आएगा, इधर लिख दिया ऋण तो क्या हो जाएगा, री ये है और री ये है, देखो, और दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं, बड़े। तो क्या हो जाएगा, देखो, पितृ ऐसे और ऋण बराबर पितृ, ऐसे मातृ भ्रातृ, ऐसे ही बन जाएंगे। क्लियर। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई लेकिन दीर्घ संधि करानी थी इसलिए मैंने लिया। और अब मैं अपनी आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे चाहता हूं विदा। और फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं और उम्मीद करता हूं, ईश्वर से कामना करता हूं आप सभी अपने अपने परिवार के साथ कुशल से रहें, मंगल से रहें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। और वीडियो को अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे आप अपने कमेंट करके मुझे बताइए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।